गुड आफ्टरनून जी सबको, सत श्री अकाल। मैं सिमरन। मैं निधि। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज को बेटर करेंगे। ठीक है। सो हर हफ्ते की तरह इस बार जो हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, जो एक थीम लेके आए हैं, वो आपके मेगा बिलीफ्स के ऊपर है। तो ये टर्म अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये जो हम कह रहे हैं कि मेगा बिलीव, दैट मीन्स कि ऐसी कौन सी पक्की बड़ी धारणाएं हैं जो हमारी लाइफ को शेप अप कर रही हैं, जो हमारे परसेप्शन को जिस तरह से लेंस लगा रही हैं, जिसके थ्रू हम उन अपने रिश्ते, अपनी दुनिया और इस बीमारी को देख पा रहे हैं। क्योंकि जो मेगा बिलीव्स हैं वही हमारे जो पक्की धारणाएं हैं हमारी सोचों को इन्फ्लुएंस करती हैं, और वो सोचें फिर हमारी फीलिंग्स को हम किस तरह से महसूस करते हैं, एंड देन इन रिटर्न हमारे स्वभाव को। सो बिलीव्स का लिंक आपके स्वभाव से रिलेटेड है। तो जो मेगा बिलीव्स होंगे, दैट मीन्स कि कोर पैराडाइम्स, मतलब जो लेंस हम सीखते आए हैं, जहाँ अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंसेस से, जिससे हमारा नज़रिया हमारी तरफ, हमारे रिश्तों की तरफ, एंड स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि बीमारी क्या है और रिकवरी के ट्रीटमेंट क्या होगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उन डरों के ऊपर, उन नज़रियों के ऊपर आप अपने लव्ड वन को जहाँ सपोर्ट करेंगे, जहाँ उन्हें इस बीमारी में और कहीं ना कहीं अंदर धकेलेंगे। बिलीफ का ये मतलब होता है, जैसे हम सब समझते हैं कि हम क्या मानते हैं, क्या समझते हैं कि मेरा ये मानना है, ये मैं इस चीज पे विश्वास करती हूँ। तो बिलीफ को ही समझेंगे कि कोर कोर का मतलब कि मेरे अंदर इम्बेडेड क्या है, मेरी समझ क्या है कि ये बीमारी क्या है। उसको आज हमने चैलेंज करना है और समझना है कि ये ठीक सोचती हूँ, मैं ठीक समझ रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट कैसी है, ये सही है या नहीं है, कि अधूरी है। इसको आज समझना है कि सिर्फ ठीक है जो ऊपर ऊपर से मैडमें कह रही हैं उसको मानना है, या फिर मेरे को भी उतनी अंडरस्टैंडिंग अपने पेशेंट की भी चाहिए और अपनी भी चाहिए। क्योंकि जब तक मैं ही इस बिलीफ को नहीं समझूंगी कि कहीं ना कहीं मैं भी अफेक्टेड हूं, तब तक मैं अपने पेशेंट को ठीक ही नहीं कर पाऊंगी। ये मुझे समझना है कि मुझे क्या समझना है, कि मुझे अपने पेशेंट को पहले समझने से पहले अपने आप को समझना है कि मुझे क्या ठीक करना है, तभी मैं उसको ठीक कर पाऊंगी। ट्रीटमेंट मैंने समझ लिया कि पेशेंट को चाहिए, मेरे पेशेंट को ठीक होना है, मेरे पेशेंट की दवाइयां, मेरे पेशेंट को फॉलोअप पे जाना है, पर मुझे ये समझ आई कि मुझे भी साथ लेकर जाना है। मुझे भी पता है कि उसका बैग मुझे भी देखना है कि बन गया कि नहीं बन गया, डायरी रखी कि नहीं रखी। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो कर रहा है, और मुझे इतनी जरूरत है कि ये ट्रीटमेंट उसके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। सबसे पहले इसी बिलीफ को आज मैंने चैलेंज करना है कि उसका इलाज जरूरी है कि मेरा भी समझना जरूरी है। सो मेगा बिलीव्स मतलब ऐसे कुछ कोर बिलीव्स, ऐसी पक्की धारणाएं जो हमारे अंदर सालों साल से बैठी हुई हैं। मतलब हमने बोला कि ये मेगा बिलीव्स आपके अंदर लेंस लगाती हैं, वो चश्मा लगाती हैं कि आप उस चश्मे से, अगर मैंने कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा डाला है तो मुझे ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा, और अगर मैं रेड फ्रेम डाल लूँ या ब्लैक फ्रेम डाल लूँ तो चीज़ें उस तरह से दिखती हैं। तो उसी तरह हमारा मन कौन सा लेंस लगाता है, वो हमारे मेगा बिलीव्स कुछ पक्के बन जाते हैं, जिससे हम फिर इस बीमारी को देखना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने अपना बिलीफ यही तोड़ा द मोमेंट वी एंटर्ड हर्मिटेज या भाटिया हॉस्पिटल। हमने सबसे पहले बिलीफ यही तोड़ा कि इसका इलाज पॉसिबल है एडिक्शन का या नहीं है, क्या इसका इलाज भी होता है। सबसे पहला बिलीफ हमने यही चैलेंज किया, और वो बिलीफ टूटा है तो आज हम इधर बैठे हैं। तो हमने यही बिलीफ को आगे कैसे शेप करना है कि ये बिलीफ अब कोर बिलीफ बन जाए, मेरा ये मेरा विश्वास बन जाए, कि मेरा सोचने का तरीका बन जाए, और ये मेरे बिहेवियर में आए कि हाँ इसका इलाज है क्योंकि ये बीमारी है। मैं बात ही ऐसे करूं, मैं समझूं ही ऐसे, इसीलिए मुझे उसको इनग्रेन करना है अपने अंदर, वो सॉफ्टवेयर डालना है, उसको चेंज करना है। बिलीफ्स हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, एक्शन करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि फिजिकल बीमारियों को कितनी आसानी से एक्सेप्टेंस मिली है हमारी सोसाइटी में, बट हमारे अंदर कुछ ऐसे मेगा बिलीव्स हैं
जो साइकाट्रिक इलनेसेस को लेकर काफ़ी स्टिग्मेटाइज है। मतलब वी डोंट टॉक ऑफ गोइंग टू अ साइकाट्रिस्ट मीन्स कि हम पागलों के डॉक्टर पे जा रहे हैं। अब आप देख लिए ये क्या है, हमारे अंदर एक कोर बिलीफ बैठा हुआ है जो हमें डिस्करेज करता है, जो हमारे अंदर शेम लेके आता है हेल्प सीख करने के लिए। सो दैट मीन्स कि हमें काम किस पे करने की ज़रूरत है, अपनी उन पक्की धारणाओं में जो सालों साल से पता नहीं कहाँ से उनकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी है कि नहीं है, बट हमारे लिए वो पक्की बन चुकी हैं। और उस तरह से हम मेंटल हेल्थ को लेके हम काफ़ी स्टिग्मेटाइज, हम हमेशा अंडर द कॉर्नर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम इसके पीछे है कि हम क्यों इसके बारे ओपनली डिस्कस करें। सो आज बीमारी और रिकवरी के लिए इन रिलेशन टू एडिक्शन हमारे कौन से ऐसे कोर और मेगा बिलीव्स हैं जो हमारी बीमारी को बढ़ा रहे हैं और हमें जो उनको चैलेंज करना है, और कौन से एम्पावरिंग उनको रिप्लेस करने में कोर बिलीफ्स लेके आने हैं। आज हम उसके ऊपर ये इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। So the number one is identified patient versus unidentified patient. So that means कि जिस इंसान के साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो वो क्या हुआ, आइडेंटिफाइड पेशेंट। आप अपने लव्ड वन को लेकर आए, आप बता सकते हैं कि आप उनमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स, क्या चेंजेस देख पा रहे थे जिसके कारण आप हॉस्पिटल आए। नॉर्मल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 98.4 और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या वो होता है, फीवर हो गया। दैट मीन्स कि साइन बॉडी में हलचल है। खांसी जुकाम हुआ, इसका मतलब कोई साइन एंड सिम्टम आ गया कि कुछ बॉडी में इस टाइम पे टर्बुलेंस है जहाँ हम बीमार हो रहे हैं। उसी तरह जब हम कह रहे हैं कि आपके लव्ड वन में कौन से साइन एंड सिम्टम्स थे जिसको हम कहेंगे आइडेंटिफाइड पेशेंट, जिनके आप लेकर आए, इसका मतलब कि कुछ उनके साइन एंड सिम्टम्स आपको उनके थॉट, आपको उनके मूड, आपको उनके बिहेवियर में दिख रहे थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स थे जिसके कारण हमने बोला कि ये आइडेंटिफाइड पेशेंट है, ही नीड्स हेल्प। राहुल सर, कैन यू प्लीज, क्या वो साइन एंड सिम्टम्स थे? मैम एक तो पर्सनल हाइजीन बहुत खराब हो गया था, बिल्कुल आउट ऑफ दी, मतलब जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है वो बिल्कुल खराब थी। पर्सनल हाइजीन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। और ग्रेजुअली जैसे विद टाइम्स एंगर इश्यूज बढ़ने लगे और एक रिस्पांस जो बोलते हैं ना, एक बहुत ही वायलेंट सा रिस्पांस, अब्यूजिव लैंग्वेज जो कभी नहीं यूज करनी, मतलब वो मैंने अपने पेशेंट में देखा था जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम। आपने ये हमें symptom- वन सिम्टम लेंगे हर एक फैमिली से, वन कोर सिम्टम जिसके कारण आपको लग रहा था, सो दैट वी कैन कवर विद मैक्सिमम फैमिलीज के साथ। एक ऐसा साइन एंड सिम्टम जो आपको बिल्कुल विश्वास दिलवा रहा था कि ही नीड्स हेल्प। उनका अक्सर ज़्यादा सब्सटेंस लेना और उससे सोए रहना बहुत बहुत देर तक, और बस जैसे बस नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट। शक्की बिहेवियर, हाँ जी, शक करना। शक करना। हाँ जी, पीछे। लीवर प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम। हाँ जी, cut from the society and everybody want to be alone. प्रेफरिंग Isolation. आइसोलेशन, दैट मीन्स सोशल विड्रू। हाँ जी, एक साइन थे सिम्टम। अपनी डेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फिर किसी भी अपनी अपना, जिम्मेवारी नहीं हाँ जी, उठा रहा कोई था भी, वो, हाँ तो जी। आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। जी, नेक्स्ट। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਮ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ किसके ਕੱਟ ਆਫ कांटेक्ट ਆ में? ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ठीक है। ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। फैमिली से कट ऑफ हो जाना। हाँ जी, नेक्स्ट। ਹਾਂਜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੈਂ एक्सेसिव लाइंग आपको लगता है कि मेरे पेशेंट का एक बहुत बड़ा सिम्टम था। हाँ ठीक जी, है। पीछे। गुस्सा करना जी बहुत ज्यादा, गुस्सा करना। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम सेम सारी प्रॉब्लम्स तो है ही हैं। वन सिम्टम दैट मेड यू बिलीव कि इनको हेल्प की जरूरत है, कि चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मैम उनको कुछ भी याद ही नहीं रहने लगा था कि कल क्या किया था मैंने, क्या हुआ था। मेमोरी लैप्स। नेक्स्ट। मैम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं और लेट नाइट घर आना। ठीक है, लेट नाइट घर आना। नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी मैम।
ਅਲਕੋਹਲ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। हाँ जी, क्या पूछा था? मैं तो बाहर से आया हूँ मैम, 2 महीने से बाहर था मैं अभी। हाँ अच्छा, क्वेश्चन इज कि आप अपने मरीज को यहाँ लेकर आए हैं, तो ऐसा कौन सा कारण था जो आपको बॉदर करता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है, इसको इलाज की जरूरत है? वो कौन सा सिम्टम था? हाँ, वो बस लेट बाहर आना, लिख कर लेना, कहना नहीं मानना, ये सारी चीज आउट ऑफ कंट्रोल था एक किस्म डिफाइंड बिहेवियर के कारण और लिकर कंज्यूम करने के कारण से। आपको लगता था कि वो इलाज की उसे जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट। लिक्वर पे कंट्रोल नहीं चाहिए होगा। लॉस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल। हाँ जी, पीछे। मैडम एक ही सभी पेशेंट के लिए होता है, लिक्विड बहुत ज्यादा हो जाती है, पेशेंट वो ही अपनी मन मर्जी करता है। ठीक है, मन मर्जी। मैडम झूठ बोलना ते कोई गल नहीं मननी। झूठ बोलना। बात ना माननी और झूठ बोलना। ठीक है। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲकुल नहीं है, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਪੋਜ਼। बिल्कुल कोल्ड रिलेशनशिप हो जाना, ठीक है, इमोशनली डिटैच हो जाना। हाँ जी, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ है। गुस्सा करना। नेक्स्ट। क्रोध ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ और किसमें सर? क्रोध करना, बहुत गुस्सा एंगर। करना ठीक है, गुस्सा करते रहना। ते नेक्स्ट। गुस्से में कभी चीजें भी तोड़ी सर? चीजें तोड़ना। चीज नहीं, बाहर कनाडा से है, वहां पर ही आया था बेटा। नेक्स्ट। मैम गुस्सा और गाल नहीं मननी। गुस्सा, बात नहीं माननी। बात ना मानना। हाँ जी, अनमोल में। हाँ जी, अनमोल के मदर। वापस देंगे, वापस वापस। हाँ जी मैम, एक साइन एंड सिम्टम। मैम गुस्सा करना और बहुत जिद करना, मैं बाहर जाना है गाड़ी लेकर। स्टबर्न हो ऐसे- जाना, अग्रेसिव हो जाना, रिएक्टिव हो जाना। हाँ जी, या- नेक्स्ट। अपने आप यूनिवर्स का सुपर ह्यूमन समझना। टर्मिनल यूनिकनेस समझना अरे कि मैं वाह। ही मैं हूँ, मैं मेरे से ऊपर कोई नहीं। हाँ जी, चलिए लेट्स समराइज दीज पॉइंट्स। जब हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफाइड पेशेंट, तो हमने ये साइन एंड सिम्टम्स देखे। हमें ये साइन एंड सिम्टम्स कहाँ दिख रहे हैं? उनके बिहेवियर में, जो आपने बोला, कट गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अकेले रहते हैं। उनके मूड में, ठीक है, कि मूड गुस्से में। हमेशा गुस्से में रहता है, इरिटेबल रहता है, डिस्ट्रक्टिव रहता है। डिस्ट्रक्टिव रहता है, अग्रेसिव, रिएक्टिव, इम्पल्सिव, ये सारी चीजें हमको उनके मूड और बिहेवियर दोनों में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एंड द थर्ड जो हमने बोला कि उनकी सोच में, सो दैट मीन्स सोच भी कहीं उसमें भी हलचल है। ये हमने सिम्टम्स तो आइडेंटिफाई कर लिया और हम उनको ले आए। बट इसके साथ एक टर्म है जिसमें लिखा है आइडेंटिफाइड पेशेंट वर्सेस अनआइडेंटिफाइड पेशेंट। अब ये अनआइडेंटिफाइड पेशेंट का मतलब क्या होगा? कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स एक दूसरे इंसान में भी होंगे, बट वो सरफेस पे नहीं आ रहे। उनके अंदर भी, उनकी सोचों में आपको चेंज दिख रहा है। हमेशा वो जो रूमिनेशन में है, जो एक्सेसिव वरी में है, डर में है, उसके बाद घबराए घबराए रहते हैं, पता नहीं चल रहा हेल्प कहाँ से लूं, समझ नहीं आ रहा घर में हो क्या रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ दूसरी आ जाती है। तो ये अनआइडेंटिफाइड का क्या मतलब है? ये And देखा ही नहीं मैंने। एंड देन उसके बाद उनके मूड भी इरिटेबल है, उनके मूड में भी गुस्सा ज्यादा आ रहा है, वो भी ज्यादा चिंतित रहने लग पड़े हैं। एंड थर्ड, उनके बिहेवियर में भी आप चेंजेस देख पा रहे हो, वो भी इम्पेशेंट है, वो भी कहीं ना कहीं को Reactive. डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सो ये अनआइडेंटिफाइड पेशेंट का जो टर्म यूज किया है, वो किसके लिए यूज किया है? हम फैमिली के लिए। क्योंकि जो साइन एंड सिम्टम्स हम पेशेंट में देखते हैं और बीमारी के साथ जब फैमिली उसको सालों साल डील करती है, वो भी कहीं ना कहीं अनआइडेंटिफाइड पेशेंट बन जाती है, जो अपने साइन एंड सिम्टम्स को बहुत मिनिमाइज करती है। अब जैसे आपने ही कहा कि जैसे मेरा पेशेंट घर पे लेट आ रहा है, तो लेट अगर आ रहा है मैं उसका इंतजार कर रही हूँ,
मैं इंतजार कर रही हूँ तो मैं कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, जब नेगेटिव सोच रही हूँ तो मेरे इमोशन बदल रहे हैं, और अगर इमोशन बदल रहे हैं तो मेरे को घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो मैं गुस्सा भी कर सकती हूँ जब वो आएगा। तो मतलब ये मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि मुझे कितना अफेक्ट हो रहा है। आज मैं उदास चेहरा लेकर इधर बैठी हूँ, मैंने वो भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैं आज कुछ सीखने आई हूँ, मैं उदास क्यों हूँ। कहीं ना कहीं तो मैं भी पेशेंट बन रही हूँ। पेशेंट ठीक से खाना नहीं खा रहा, पेशेंट ठीक से सो नहीं रहा, पेशेंट का बिहेवियर चिड़चिड़ा हो गया है। क्या आपने ऐसे साइन एंड सिम्टम्स अपने में भी देखे? आपको चैन की नींद नहीं आ रही है, आपका मन हमेशा चिंता में रहता है, आप हमेशा पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में उलझे रहते हैं कि क्या बनेगा। आपके स्वभाव में वो एक जवाब देता है, आप 4 जवाब देते हो आगे से। और आप भी खुद भी भूल नहीं पा रहे, आप भी खुद भी माफ नहीं कर पा रहे, आप भी खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप भी खुद भी मदद भी नहीं ले पा रहे। आपको लगता है ये अपने आप ठीक हो जाए, जहां मैं उसके लिए भी एक दिन सोचती कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, सबके घर में होता है। फिर धीरे धीरे समझ आई कि नहीं, ये सब में नहीं होता, सिर्फ इसी के साथ है। अब धीरे धीरे ये बिलीफ सिस्टम चेंज होगा कि नहीं, ये मेरे साथ जो हो रहा है वो भी सबके साथ नहीं होता। आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हम समझें कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ नहीं होता। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि एक हम जो अपने लव्ड वन को यहाँ पर लेके आए जिनके साइन एंड सिम्टम्स क्लियरली विजिबल थे, सरफेस पे आ गया थे, बट उसके साथ क्योंकि मैं बीमारी के साथ सालों साल डील कर रही हूँ, आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, मेरी भी कुछ कैपेसिटीज है, और बीमारी के साथ डील कर करके मैं भी कहीं ना कहीं बीमार हो गई हूँ। सो द प्रोग्राम सेज कि ये जो रिकवरी का प्रोग्राम है, आप सिर्फ इस बिलीफ सिस्टम के साथ मत यहाँ पे बैठिए कि सिर्फ उनको रिकवरी की ज़रूरत है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको एम्पावरमेंट चाहिए, क्योंकि आप सालों साल आपका एक्सपीरियंस इतना मतलब एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, नाउमीदी वाला रहा है। तो इसका मतलब जो अनआइडेंटिफाइड पेशेंट्स जो हमारी फैमिलीज बैठी हैं, उनका रिकवरी प्रोग्राम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ध्यान क्योंकि कहाँ पे है, क्योंकि हम पेशेंट पे डिपेंडेंट है, हमारी खुशी पेशेंट के वेलबींग पे है, तो हमारा सारा का सारा ध्यान उसके ऊपर है। ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आप अलग एक इंडिविजुअल हो, सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। मतलब जब तक आप अपने लिए नहीं कुछ कर पाओगे, आप अंदर से फुलफिल, आप भरपूर नहीं फील करोगे, आप अपने लव्ड वन की यानी हमारे पेशेंट की मदद नहीं कर पाओगे। सो आइडेंटिफाई दैट हमें भी हेल्प की ज़रूरत है, हमारे लिए भी ये प्रोग्राम उतना ही इफ़ेक्टिव है। हम शायद इस सोच के साथ यहाँ पे बैठे हैं कि इसने नशा किया है, इसको प्रॉब्लम है, सिर्फ इसको मदद की ज़रूरत है, बट ये आज एक मेगा बिलीफ हमें चेंज करना पड़ेगा कि उनके साथ हमें भी उतनी ही इस प्रोग्राम की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ बैठे हैं ना, तो मुझे उन कुर्सियों की तरफ नहीं देखना कि मैं उनके लिए बैठा हूँ या मैं उनके लिए बैठी हूँ, उनके कारण मैं इधर आई हूँ। नहीं, अपने अंदर भी कुछ है जो बदलना है। शायद मैं इतना स्ट्रिक्ट रहा हूं या मैं ओवरली उसको प्यार देता रहा हूं, शायद मेरे में ही कुछ गलती रह गई है। ये अपने अंदर अभी भी हम चेक कर सकते हैं, हम भी कहीं ना कहीं अनआइडेंटिफाइड रह गए हैं, सो उसको चेंज करना है। डोंट गेट डिसहार्टेंड कि हमें अनआइडेंटिफाइड पेशेंट बोला गया है यहाँ पर। सो डोंट फील बैड अबाउट इट, इट्स जस्ट दैट योर हेल्थ मैटर्स, योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ इक्वली मैटर्स। अगर आपको अपने लव्ड वन को सपोर्ट करना है उनकी रिकवरी के लिए, उनके साइन एंड सिम्टम्स दिख गए, मेरे नीचे ही रह गए, क्योंकि मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे बेटा मेरे साथ कैसे कर रहा है। एज अ वाइफ मैं तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं जाकर बता सकती कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्बुलेंस है। डोंट फील दैट हम बाहर से बहुत अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं देयर इज लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन अस, क्योंकि लाइफ ने हमारे साथ जो किया, हम हैरान हैं, परेशान हैं कि ये कौन सी अनसॉल्व मिस्ट्री आ गई जिसका हमें कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। सो फील दैट, गेट एम्पावर फॉर योर सेल्फ कि अगर मैं अनआइडेंटिफाइड पेशेंट हूँ, देयर इज अ होप, मैं ठीक हो सकती हूँ,
मैं वापस अपनी लाइफ को रिकवर, वापस रीगेन, रिजॉयस, रीजेविनेट कर सकती हूँ। सो पहला बिलीफ सिस्टम जो आज आप चेक करेंगे वो क्या है कि खाली आपका लव्ड वन इज नॉट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर लाइफ, आप भी मैटर करते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं वो साइन एंड सिम्टम्स लेकर यहाँ पर पहुंचे। वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट करनी है हमने साथ साथ में, कि मेरे को भी उतनी ही हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आपने अपनी शेयरिंग करनी है, क्या मैं 100% यहाँ बैठ के शेयरिंग करता हूँ, या मैं सिर्फ चुप हूँ कि उसको ठीक कर दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आज आप इस बिलीफ को चेंज करने के लिए बैठे हो कि सब अपने आप ठीक नहीं होने लगा, दोनों काम करेंगे फिर कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो तो पेशेंट है, पर हम पहले कुछ बदलेंगे कि बदलाव आएगा। पहले अपने अंदर बदलाव आएगा तो बदलाव आएगा। सो दैट्स द फर्स्ट मेगा बिलीफ। Yes, हाँ जी ma'am. मैम मेरा ये परसेप्शन बड़ा मतलब आपके यहाँ बैठ के क्लियर हुआ कि बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि जब भी हमें कोई फिजिकल इशू आता है, हमारे घर में सबके साथ में जब बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे बीमार हो जाते हैं, फीवर हो गया, लूज मोशंस आ गए, तो हम मदर्स तो इमीडिएटली वी कैन रिलेट टू दैट कि लगता है आप भी आधे बीमार ही हो गए साथ में, एंड दैट इज जस्ट फॉर अ मे बी अ डे और 2 और 4-5 दिन की बात होती है, ठीक है ना। तो उनके साथ में जैसे ही बच्चा ठीक होता है, खेलने लगता है, तो हम भी साथ में रिकवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ को जब मैंने अपने प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करके अपने पेशेंट के साथ मैंने देखा, तो मैं अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग मानती थी इन अ वे थ्रू आउट माई लाइफ अपने आप में। पर मैंने जब पेशेंट को लास्ट ईयर में अपने पेशेंट को यहाँ लेके आई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसके जो 10-12 साल जो वो इस दौरान थे, जो हम अनआइडेंटिफाइड जा रहे थे, हमने उसको एज ए पेशेंट नहीं लेबल किया था, हम ट्रीटमेंट में प्रॉपर नहीं थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट मेरे पे भी उसका असर हुआ है। और जैसे एक फिजिकल बीमारी का असर होता है, एक मेंटल बीमारी का ज़्यादा असर इसलिए होता है क्योंकि वो कितनी देर अनआइडेंटिफाइड रहती है पेशेंट में। सो ग्रेजुअली व्हेन आई केम ओवर, मुझे बिल्कुल समझ आ गई कि मैं भी एक पेशेंट हूँ और मेरे में भी क्या इश्यूज हैं, देयर ऑल इश्यूज। अगर मैं प्रोवोक करी जा रही हूँ पेशेंट को तो वो भी मेरा इशू है, अगर मैं उसको ना नहीं बोल सकती तो वो भी मेरा इशू है। सो दोज आर अनआइडेंटिफाइड सिम्टम्स ऑफ एज अ फैमिली। सो मेरा ये अपना मतलब अंडरस्टैंडिंग थी इसमें व्हेन आई केम इनटू दिस प्रोग्राम। और जब आपने इसको आइडेंटिफाई किया, आपको एम्पावरिंग फील हुआ कि आपको ये लगा कि नहीं मेरे से गलती होगी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता? नहीं मैम, एक्चुअली उसके पहले मुझे बहुत लगता था कि मैं बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, टिल मैंने अपने आप को एज ए आइडेंटिफाई नहीं ना किया एज अ पेशेंट, तो मैं बहुत गिल्ट मतलब वो शेम में थी कि इतना डॉक्टर होते हुए भी मैं अपने पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, 10-12 साल वेस्ट कर दिए। और काफ़ी उसमें जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ में दैट मीन्स कि व्हेन यू अटेंडेड द रिकवरी प्रोग्राम, जब आप ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स का हिस्सा बने, हाँ उन्होंने आपका लेंस चेंज कर बिल्कुल, दिया। इट गिव यू द राइट नंबर की राइट स्पेक्स उसने डलवा दी। और जब मुझे समझ आया कि मैं एक पेशेंट हूँ, तो फिर आप देखो फिर क्या होता है, फिर आपको पता था हाँ ये मेरे से गलती नहीं हुई, बिकॉज मैं भी इसमें एक पेशेंट बन गई थी। इसमें पेशेंट क्यों बनी, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब हम कहते हैं एडिक्शन है, जहाँ कोई मेंटल इलनेस घर पे आती है, तो वो बड़ी टोल लेके जाती है। इन द सेंस मतलब कि जब हम अपने लव्ड वन के साथ डील करते हैं, हमें लग रहा है कि हम अपने बेटे के साथ या हस्बैंड के साथ डील कर रहे हैं, बट बेसिकली हम उसकी बीमारी के साथ सालों साल डील करते हैं। इसलिए हमारे इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं और जो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उनमें चेंज आ जाता है। क्योंकि अगर वो रिश्ता हेल्दी होता, वो इंसान हेल्दी होता, तो मेरी हेल्थ रिस्टोर रहती। बिल्कुल। बट आज मेरी हेल्थ डिक्लाइन हुई क्योंकि मेरे बिहेवियर्स या मेरे इमोशनल रिस्पॉन्सेज में ये जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हर टाइम पे मेरा भी शक रहना शुरू हो गया है, हर टाइम पे मेरे अंदर बेचैनी रहती है, मेरे अंदर टिका नहीं आता। सो दैट मीन्स बीमारी कहीं ना कहीं कंटेजियस है, वो मुझ में भी पास ऑन हुई। और ये पास ऑन हुई, मैं सालों साल इसको नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो बस एक लेबल्ड पेशेंट था जिसके सिम्टम्स प्रोमिनेंटली नजर आ रहे। तो जब अब मैं इस चीज को देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इन कुर्सियों पे मेरा मेगा बिलीफ, मेरा लेंस बदला, दैट मीन्स मेरा पर्सपेक्टिव बदला कि बीमारी के साथ डील कर करके मेरे अंदर भी ये बीमारी कितनी कंटेजियस है, मेरे अंदर भी वही इन्फेक्शन है जो उसके अंदर थी, बस थोड़ा सा उसका सेवेरिटी इंटेंसिटी का कम ज्यादा में फर्क होगा, बट है सिम्टम्स वो ही मुझ में और उसमें ज्यादा। वो सब्सटेंस के लिए ऑब्सेस्ड है, मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई। वो उसके लिए झूठ बोलता है,
मैं लोगों के लिए झूठ बोल रही हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो नशे में, उसका कोई रूटीन नहीं है, उसके बारे में दिन भर सोच सोच के मुझसे मेरी भी काम नहीं हो पा रहे, मेरे से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो पा रही। तो अगर आप इन चीजों में देखेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बस वो आइडेंटिफाइड है, हम आइडेंटिफाइड है। सो बिलीव दैट कि यहाँ पे ईच वन ऑफ अस, हम सबको ये प्रोग्राम की जरूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेगा बिलीफ, दैट इज डिसीज वर्सेस हैबिट। अब सब हम समझते हैं अगर इलाज के लिए आए हैं तो मतलब कोई बीमारी होगी, अगर हम इलाज के लिए आए हैं तो बीमारी होगी। तो सबसे बिलीव पहला चेंज हमने क्या करना है कि हम आदत बदलने नहीं आए, हम किसके लिए आए हैं, हम बीमारी का इलाज करने के लिए। यहाँ आने से पहले सबके मेगा बिलीफ जो था, जो कोर बिलीफ था, वो क्या था? एडिक्शन आदत है कि बीमारी है? यहाँ आने से पहले आपके मन में क्या चलता था? बुरी आदत, गंदी आदत। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि हम आज जो बात कर रहे हैं कि लेट्स चेक आवर मेगा बिलीफ, तो रियलिटी में जो इस चीज को हम सच मान रहे थे, गंदी आदत, बुरी आदत, मुंडा वो बिगड़ गया। एक्चुअली क्या निकली? बीमारी। अब आदतों और बीमारी में क्या डिफरेंस है मैम? सबसे पहले वो बिगड़ा नहीं है, इधर बिगाड़ हुआ। तो हमने जो पॉइंट लिखा है वहां पे कि इट इज अ बायोलॉजिकल, इसके अंदर बायोलॉजिकल बेसिस है, मतलब इधर हमारी केमिकल केमिस्ट्री खराब हुई है, इधर हमारा इधर केमिकल लोचा हुआ है, इधर चेंज हुआ है कुछ, तभी तो वो नहीं है जो पहले था। क्यों आज बदला लग रहा है मुझे, क्यों वो ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया? क्योंकि जब सब्सटेंस अंदर गया, इधर केमिकल लोचा हुआ, तभी वो गुस्से में है, तभी वो रिएक्टिव है, तभी वो इरिटेबल है, तभी उससे प्यार से बात नहीं होती, तभी ऐसे लगता है खिंच के ही पड़ेगा जब उससे बात करेंगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इधर केमिकल लोचा हुआ। तो जब केमिकल लोचा हो गया मतलब बॉडी के साथ हेरफेर हो गया। तो हर बीमारी में बॉडी के साथ हेरफेर होता है ना। तो इससे आज मुझे अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है कि उसकी आदत नहीं थी, वो बॉडी के साथ हेरफेर होने के कारण ही, दिमाग के साथ हेरफेर होने के कारण ही आज वो ऐसा। आदत होती तो कहने से ठीक हो जाती। अगर मुझे बाल बांधने की आदत है, अगर मुझे कोई कहता है कि बाल खोल के अच्छी लगेगी, तो मैं एक दिन तो बाल खोल ही लूंगी। एक दिन तुम, अगर मैं नीला पहनती हूँ, कोई कहेगा काला पहन ले, मैं एक दिन तो काला पहन ही लूंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं एक बार भी नहीं मान रही बात? हम क्या कहते हैं कि तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, एक्चुअली नहीं काम कर रही। हम सच बोलते हैं कि नहीं कर रही, क्योंकि इधर हुआ है कुछ गड़बड़, इसीलिए इलाज के लिए लाए। हम आदतों में कहते हैं हाथ धोना अच्छी आदत है, एवरीबडी अग्री टू इट। अब एक इंसान 50 बार हाथ धोए, क्या बोलोगे उसको? बीमारी। सो दैट मीन्स जिस इंसान का कंट्रोल चला गया है और वही एक्शन वो बार बार कर रहा है, तो उसको आप आदत नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे? बीमारी। अब हमने थोड़ा सा, आपने बोला कि दिमाग खराब है, सबसे पहले हमने यही छोटा सा बिलीफ सिस्टम चेंज किया कि दिमाग खराब नहीं है, दिमाग में खराबी आ गई। हमने ये छोटा सा बिलीफ सिस्टम पहले यहाँ के चेंज किया कि मैम उसके ना दिमाग में खराबी आ गई है। पहले लगता था कि दिमाग खराब है इसका। ये छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स ही हमारा एक मेगा बिलीफ सिस्टम बनाएंगे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज और बेटर होएगी, समझ और आएगी कि है कौन जो मेरे साथ बैठा है, वो मेरा पति है, वो मेरा पेशेंट है। ये मुझे तब समझ आएगा। आदतों में कोई भी ब्रेन में केमिकल चेंज नहीं होता। जब हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो केमिकल इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण ये जो ब्रेन हमारा इंजन है, उसके साथ हमारा माइंड जुड़ा हुआ है। और माइंड का मतलब हमारी सोचें, हमारी फीलिंग्स, हमारा इन रिटर्न स्वभाव। अब इंजन में यहाँ पे गड़बड़ हुई तो ट्रेन चलेगी। अगर डिफेक्ट यहाँ पे मशीन में हो गया तो प्रोडक्शन कैसी होगी? डिफेक्टिव। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा एक जो मिस्टेकन बिलीफ था, वो कहता था कि ये गंदी आदत में है, बट वेयर एज इट इज अ डिजीज, जिसने लाइफ के सारी इजीनेस को, कंफर्टिंग नेचर को खत्म कर डिस्कम्फर्ट में बदल दिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिनको आप लेके आए हैं वो बुरे इंसान नहीं है, वो बीमार इंसान है।
और उनकी जो बीमारी है वो हम हमेशा याद रखेंगे कि वो प्राइमरी है, क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है और फेटल है। ये 4 अंग्रेजी के शब्द ये कहते हैं कि प्राइमरी शब्द मतलब ये शुरुआत से उनके साथ थी, दिखी नहीं, अंडर द कार्पेट थी, पर ये शुरुआत से उनके साथ थी। अक्सर आप फैमिलीज कहती है मैम ये बचपन से ना जिद्दी बहुत था, कि बहुत ही शरारतें करता था। तब हमें लगा कि ठीक है बचपन है, पर अब समझ आ रहा है कि वो अंडर द कार्पेट वाली चीज आज उभर के बाहर आई है कि वो बीमारी का विशाल रूप ले चुकी है। वो प्राइमरी थी क्योंकि वो मेरे जीन्स में आ गई थी। जेनेटिकली प्री डिस्पोज जिसको हम कहते हैं कि ये बीमारी जेनेटिकली, हमारे जो लव्ड वन जिनको आप यहाँ पे लेके आए हैं वो जेनेटिकली प्री डिस्पोज थी, वो साइलेंट में थी, मतलब कि लेटेंट पावर में अंदर बैठी थी। ये तो जब नशा आया उसने उसको सरफेस पे ला दिया, मतलब मसाला अंदर पड़ा था, माचिस की तिल्ली जब मिली तो बारूद फटा, तो बीमारी सरफेस पे आई। सेकंड की वो क्रोनिक है। अब क्रोनिक का क्या मतलब है कि वो सालों साल चलेगी, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ जिंदा है और जब मैं जाऊंगा तब वो जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। जैसे कैंसर की बीमारी है, जैसे डायबिटीज की बीमारी है, हम मान चुके हैं ना उसके अंदर ये बीमारी है, हम मान चुके हैं कि इसको इलाज की जरूरत है, हम मान चुके हैं कि दवाइयों से ठीक रहेगी, दवाइयों से मैनेज रहेगी, एक डोज मिस करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ही ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना है कि एडिक्शन इज ऑल्सो अ क्रोनिक डिसीज जिसका इलाज है। एडिक्शन ऐसी डिसीज है जिसकी दवाइयां हैं। जैसे मैं शुगर, जिसको डायबिटीज होती है, उस पेशेंट के साथ डील करती हूँ कि परहेज रखती हूँ, घर में चीजें चेंज करती हूँ, मेरे किचन में सब मसाले चेंज हो जाते हैं, चीनी नहीं आती उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। ऐसे ही मुझे अपने घर में एडिक्शन पेशेंट के साथ भी करना है। और कभी कभी देखा है कि मैं भी शुगर बंद कर लेती हूँ, अगर मेरे घर में डायबिटिक है तो मैं भी कम लेती हूँ। तो उसका क्या मतलब कि मैंने अपने आप में भी चेंजेस लाया ना, मेरी किचन में भी चेंजेस आई ना, इस बीमारी में भी यही है। सबसे राहत की बात पता क्या है, बाकी क्रोनिक बीमारियां में जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर वेरी नेग्लिजिबल, बट जब हम एडिक्शन में कहते हैं तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर वेरी हाई, क्योंकि ये बीमारी इजीली अरेस्टेड है। आपको क्या करना है इस बीमारी में, एब्स्टिनेंस एंड देन अपने बिहेवियर के लिए सोबर होने वाले बिहेवियर्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना, एंड यू आर फिट एंड फाइन। मतलब कोई बड़ा लंबा चौड़ा, बट इसमें मेहनत बहुत है, ये सुनने में बहुत आसान है क्योंकि हमारे बिहेवियर इतने पक्के हो जाते हैं, इतने पक्के ओवर द इयर्स हो जाते हैं कि उनको चैलेंज हम जल्दी कर ही नहीं पाते। यहाँ तो जान निकलती है। अच्छा रोड मैप मिल गया एंड वी हैव नेविगेटेड। थर्ड पॉइंट की प्रोग्रेसिव है डिसीज, प्रोग्रेस करती है मतलब बढ़ती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये बीमारी बढ़ेगी। तो अगर बीमारी बढ़ रही है तो मुझे क्या करना है, बैठ जाना कि बढ़ रही है, कि इलाज भी बढ़ेगा, हेल्प भी और बढ़ेगी, शेयरिंग भी और बढ़ेगी, मदद मांगनी भी और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इलाज बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव है मतलब, क्रोनिक है मतलब साथ चलेगी। तो अगर बीमारी साथ चल रही है तो इलाज कैसा चलेगा, साथ में। एंड प्रोग्रेसिव मतलब फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज इट पास ऑन, इट ग्रोज। कि जो बीमारी अगर वो 4 साल पहले अगर 2 पेग पे था, आज वो क्वार्टर पे पहुंच गया, यहाँ आने से पहले वो हाफ बॉटल में था। सो दैट इज हिज प्रोग्रेसिव जर्नी टूवर्ड्स हिज इलनेस, कि बीमारी वन स्टेज से ज्यादा बड़ी होती जा रही है, ज्यादा ग्रो करती जा और रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें। जिस दिन आपने मान लिया ना बीमारी है, हम सौखे हो जाएंगे, हम एक्चुअली सौखे हो जाएंगे। हम उतनी देर तक डिसकम्फर्टेड रहते हैं जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज हम बिलीफ सिस्टम्स की बात करते हैं, हमें पता नहीं कितने साल लग जाते हैं एक्सेप्ट करने में, और हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, हम खुद अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं। जिस दिन ये मान लिया ये बीमारी है, सारी जिंदगी साथ रहनी है, बट दैट डजंट मीन कि हम अब डिसहार्टेंड हो जाए, ले ये क्या बोल दिया, सारी जिंदगी ये एडिक्शन में ही रहेगा। एडिक्शन में रहेगा नहीं, एडिक्शन की बीमारी ने साथ रहना है। हमने मैनेजमेंट सीखनी है। अगर हमें मैनेजमेंट आ गई तो फिर हम सक्सेसफुल हैं, और सौखे होने का यही तरीका है कि हम मान लें इस चीज को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेमिंग। ठीक है जी।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेमिंग। जब ये बीमारी घर पे आती है तो कौन सी गेम चलती है? ब्लेम गेम। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ब्लेम करता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ को ब्लेम करते हैं, डॉटर इन लॉ इन रिटर्न पूरी फैमिली को ब्लेम करती है। तो क्या ये ब्लेम गेम से बीमारी ठीक हो जाती है कि और बढ़ती है? तो दैट मीन्स कि ये जो हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, पासिंग पास, तुम्हारे कारण, इसके कारण, उसके कारण, हालात के कारण, ठीक है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, काश ये हो जाता, इससे सिर्फ और सिर्फ बीमारी बढ़ेगी। नाउ इट्स टाइम कि ब्लेम गेम बंद करके हम क्या करें? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें कि हाँ जी, मैम ने बोला ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, लेट्स स्टार्ट ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग कि बीमारी अब तो आ गई है, अब मुझे क्या करना है? मैं सारा का सारा बीमारी का बोझ अपने लव्ड वन पे डाल दूं कि ये जो घर के हालात हैं सिर्फ तेरे कारण हुए, कि उस बोझ को मैं इक्वली डिवाइड कर लूं। 100 किलो का भार है, सिर्फ वो 100 किलो का भार सिर्फ आप एक इंसान पे डालें, वो इजी रहेगा कि 25 ग्राम्स 4 लोग उठा लें, वो इजी रहेगा? डिवाइड कर लें। सो दैट मीन्स कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डिवाइड करते। व्हाट हैज हैपेंड। आज बीमारी घर पे है, सामने तो ये है ना, क्यों आई, कहाँ से आई, इसके कारण आई, उसके कारण आई, छोड़ दीजिए, क्योंकि नॉर्मली इससे कुछ नहीं हल निकलने वाला, सगो घर में और तसादम और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। सो लेट्स एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अपनी ओनरशिप क्लेम करिए, अपहोल्ड कीजिए उन वर्ड्स, उन एक्शंस को जो ट्रीटमेंट में आपको लेकर आएंगे। अपने उस रिएक्टिव नेचर को चेंज करके रिस्पॉन्ड करना सीखिए कि इसका सल्यूशन क्या है। अब प्रॉब्लम तो आ गई है, प्रॉब्लम को सोच सोच के प्रॉब्लम का हल नहीं निकलना। मेरे कौन से वो एक्शंस हैं जो पेशेंट की रिकवरी, मेरी रिकवरी में मदद करेंगे, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाऊं एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे डेलीगेट करना सीखूं। सब अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। देयर इज अ वर्ड जो मैंने बोला, देयर इज नन एनीवन जो सुपर ह्यूमन बीइंग है। हम सब अगर साथ चलेंगे, इसी को विन विन कहते हैं, इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, कि हम इक्वली एक दूसरे को अब एक सपोर्ट सिस्टम में लेकर आए और वो बर्डन को डिवाइड करें और उसकी रिकवरी के लिए, अपनी रिकवरी के लिए, फैमिली की रिकवरी के लिए हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं। एज अ फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं उसको सबसे पहले जानूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ से शुरू होगी। दैट्स आई पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम कहते हैं आई से, आई इज मैं, मुझसे शुरू होगी, देन सेकेंड पर्सन इज मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स, एंड थर्ड पर्सन इज द पीपल और द एनवायरनमेंट। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करूं, कम आउट ऑफ दैट ब्लेम गेम। तो सबसे पहले ये चीजें, क्योंकि कितने लोगों को लगता है कि मदर ने ज्यादा इनेबल किया, इसके कारण ये घर से बाहर आ रातों रात, ठीक है। कितनी जगह हमें लगता है कि फादर के कारण ये जो हालात है ना, इसके ये जो शय दित्ती से तुसी उस कारण हुआ, इससे कुछ नहीं निकलने वाला। सो इस टाइम की मेगा बिलीफ क्या कह रहा है कि ब्लेमिंग छोड़ के कहाँ पे आ जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लेते हैं, हम कहते हैं तूने बिगाड़ दिया, अब मैं ठीक करके बताऊंगा, ये ब्लेम होता है। तू खराब किया है ना, हुन मैं तेन सुधार के दिखावांगा। ये जो है ना, ये वाली चीज, ये और कन्फ्लिक्ट्स लेके आती है। ऐसा नहीं होता। हमारे पास तो बहुत सारे लव्ड वंस आते हैं, हमारे पेशेंट्स आते हैं, और पेशेंट्स फैमिली को इतना गिल्ट ट्रैप में लेके आते हैं ना, इतना गिल्ट ट्रैप में लेके आते हैं। आपने उस टाइम पे ये नहीं किया था, आपने मेरी बात नहीं मानी थी, आपने मेरी पसंद की नौकरी नहीं दिलाई, आपने मेरी पसंद की शादी नहीं कराई, आपने मेरी पसंद से मुझे बिजनेस नहीं कराया। तो फैमिली ना बार बार सुन के उसको लगने लगता है हाँ वाकई शायद मैंने मेरा ही ब्लेम है, मेरे ही कसूरवार है। तो कुछ हमारे पास ऐसे फैमिली हैं या कुछ ऐसी पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि जी ए बेचारा, ਇਹਦੇ ਤੇ माँ-बाप ही नहीं है शुरू तो, ਇਹਦੇ माँ-बाप नहीं सी, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ कोई नहीं सी। ठीक है, वो हुआ, वो कुछ चीजें हुई, कुछ इंसिडेंट्स हुए, बट व्हाट नेक्स्ट? क्या हम इतने सालों का भार लेके अभी भी चलते रहेंगे?
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है आज तुम क्या कर रहे हो, आज का दिन तुम क्या कर रहे हो, आज तुम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। मतलब कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं या हम लोग भी कहते हैं, या तो हम रोने पिटने में ही लगे रहे, ए हो गया, ओ हो गया, एंज हो गया, ओ हो गया, इसको सेल्फ पिटी में, सेल्फ विक्टिमाइजेशन में लेके चलते रहे, या फिर हम एक कदम आगे बढ़े। बीइंग रिस्पॉन्सिबल का मतलब है एक बंदा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। हमने अपना ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना है कि मैंने अकेले सब कुछ कर लेना है, अकेले नहीं होना। एज मैम हैज सेड, डिवाइड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम गेम से अब निकल जाएंगे। देखिए जो कुछ हो गया दैट वाज पास्ट। हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें एक बैक बटन है, आप दबाएंगे, आप पास में जाएंगे, सब करेक्शंस करके वापस आ जाएंगे। बैक में जाने से कुछ नहीं होना, फ्यूचर के बारे में सोचने से एंजाइटी आनी है। सो व्हाट वी हैव इज टुडे 24 आवर्स प्लान। आज का दिन है, आज का दिन हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। आज के दिन में मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ली भी है और दी भी है। आज के दिन में मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैंने किसकी लाइफ में चेंज लेके आया, मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया, किसको गुड फीलिंग्स दी, और मैंने अपने लव्ड वन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। दैट इज इम्पोर्टेंट। आई विश मैम टाइम मशीन होती, हम वापस चले जाते और लाइफ को ठीक कर लेते। तो मैं सबसे पहले वो टाइम मशीन खरीदती। वो डोरेमोन में होता है ना शायद, कुछ ऐसा टाइम मशीन में जाते हैं और वो चेंज कर सकते हैं। वो टाइम मशीन नहीं है, डोरेमोन में होता है, डोरेमोन की पॉकेट में होता है टाइम मशीन में, वो जाता है, बच्चों को पता होगा, माओ को भी पता होगा। ये नहीं है, अब वो टाइम मशीन नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, हम ये कहते काश ये हो जाता, काश ऐसा हो जाता, और उसी को लेके हम क्रीप भी करते रहते हैं, रोते ही रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसका कोई फायदा नहीं है। आज बाबा जी की मेहर है, वी आर अलाइव, आवर लव्ड वन इज अलाइव विद अस। वो जिंदा है, हमारे साथ है, हम आगे उनकी लाइफ में कितना बेटर कर ले, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो टाइम होता है ना, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लव, केयर, रिस्पेक्ट एंड योर टाइम, ये 4 चीजें हैं। ये आप अगर किसी को दे दोगे ना, आई थिंक आप फ्रूटफुल हो, आपका डे फ्रूटफुल है। अगेन आई एम सेइंग लव, योर केयर, योर रिस्पेक्ट एंड योर टाइम। टाइम है ही नहीं हमारे पास, हम इतनी खुद मशीन बने हुए हैं, सारा दिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। 5 मिनट किसी बुजुर्ग के पास बैठने का हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम वो टाइम निकालना शुरू कर दे ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दे 10-10 मिनट की, तो आई थिंक हमारी चीजें 15 मिनट्स का हम हमेशा लेते हैं। जब क्रेविंग आती है 15 मिनट्स में मैनेज करना होता है। हमें कोई थॉट आ गई नेगेटिव, उसको 15 मिनट्स में मैनेज करना होता है। अपना 15 मिनट्स वैल्यूएबल अगर हम किसी को दे दें, तो आई थिंक वी आर सक्सेसफुल। सो दैट मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हेयर एंड नाउ की आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, ना पास्ट में ड्वेल करें, ना फ्यूचर की एंजाइटी में जाएं। तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हेयर एंड नाउ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप अपने प्रेजेंट, जो आपको ये जो गिफ्ट मिला आज का समय, आप उसको जस्टिस कर सके। सो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मैम। मैं जिस बीच में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम भी आए थे लास्ट ईयर, तो आज से 14 महीने पहले, तो इनिशियली बहुत शेम में गए, एक दूसरे को बहुत ब्लेमिंग की, मैंने प्रोवोकिंग कर रही हूँ, आप एनेबलिंग कर रहे हो। जो भी हर फैमिली में होता है कि एक जो होता है एनेबलिंग करता है, एक प्रोवोकिंग करता है। फिर मुझे ना सर के बैठ के ना सर की बात समझ आई। सर कहते थे जितना सोग मनाना है मना लो, जितना आपस में लड़ना है लड़ लो, आपस में हस्बैंड वाइफ या फिर इन लॉज और डॉटर इन लॉ, जो भी रिलेशंस हैं, जो भी आपने, और हमने हम बड़े आपस में लड़े और रोए भी। लेकिन वो सर की बात जब मुझे समझ आई ना कि जितना सोग मंगाना, उसके बाद में उस तरफ नहीं देखना, फिर वहां से आपकी जर्नी टुवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड शुरू हो जाए। तो आज भी जब मैं सोचती हूँ, मैंने कहा उस बात ने ना मेरे को बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं शेयर करना चाहती थी कि कईयों के मन में आता होगा कि नहीं हम तो फिर भी दोबारा उस तरफ जाते, नहीं अब हम उस तरफ नहीं जाते। एक बार हमने वो चीज़ छोड़ दिया ना, तो अगर बाई चांस मैं और मेरे हस्बैंड में से, अब तो नहीं, चलो कुछ टाइम पहले हम थोड़ा बहुत जाते भी थे ना, तो इमीडिएटली एक दूसरे को रोक देते, नहीं, वो बात हमारी खत्म हो गई है, हमें पता अब हमने उधर नहीं देखना, अब हमने इधर देखना। ये बात हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट पर डिस्कस करने लगे हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टफ लव वर्सेस इनेबलिंग प्रोवोकिंग।
टफ लव का मेन, ये जो आपने बात करी है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल बात करी है। टफ लव का मतलब होता है सेटिंग अप बाउंड्रीज। सेटिंग अप बाउंड्रीज, सेटिंग अप बाउंड्रीज का मतलब है कि कुछ बातें, कुछ चीजें आपने जैसे अभी बोला डिसाइड कर ली है, तो फिर वापस नहीं जाना उधर। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद ही बाउंड्रीज सेट करते हैं और खुद ही उन बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ये वाला काम नहीं करना, अब ये वाली चीज एग्जाम्पल है कि तुम्हें नहीं मिलनी, ये वाली तुम्हें हम अलाउ नहीं करेंगे, हम खुद ही पसीज जाते हैं, थोड़ी देर बाद हम वो खुद ही अलाउ कर देते हैं। तो बाउंड्रीज कहाँ रही ना। टफ लव का मतलब है जो बाउंड्रीज आपने सेट कर दी है वो सेट रहनी चाहिए, वो किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। अब हमारे लव्ड वन को मैसेज क्या मिलता है, हमारे घर में अगर 2 फैमिली मेंबर्स है, एक 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक पेरेंट ने बाउंड्री सेट करी है कि बेटा तुम्हें गाड़ी नहीं मिलनी है, तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए अलाउड नहीं है क्योंकि ट्रीटिंग टीम ने बोला है, लेकिन दूसरा वाला जो पेरेंट है वो उसको चाबी दे देता है। तो बाउंड्रीज कहाँ रही? उसको ना 2 मैसेज मिल रहे हैं, एक की तरफ से यस आ रही है, एक की तरफ से नो आ रही है, तो वो असर्टिवनेस तो कहीं पे भी नहीं रही ना। दोनों की तरफ से नो आनी चाहिए थी। जब दोनों की तरफ से नो नहीं आई है, एक की तरफ से यस आई है, तो उसको भी नहीं पता, पेशेंट ने अपनी बाउंड्री भी तोड़ दी और फैमिली ने अपनी बाउंड्री भी तोड़ दी। तो टफ लव का मतलब होता है कि पहले तो हम बाउंड्री सेट करें। अगर हम बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कोई विन विन सिचुएशन नहीं कर रहे। और बहुत ही दुख से मैं ये बोल रही हूँ कि हम समझा समझा के कह के थक जाते हैं ये चीज कि 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद 100 डेज जो हम रख रहे हैं, उसके बाद वाला जो आफ्टर केयर है ना, दैट इज वेरी मच क्रूशियल, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसमें जो बाउंड्री सेट करनी है वो अगर आपने कर दी ना, ये मुझे पता है, अगर आपने कर दी तो हम सक्सेसफुल हैं। पेशेंट तो वेवरिंग कर रहा होता है, वो एम्बिवेलेंस में होता है, उसको लग रहा होता है इन्होंने मानी लेनी है, पहले इन्हें, उसको तो पता है, उसको तो आदत पड़ी हुई है इतने सालों से आपको मनाने की। ये जो जितने भी हम केमिकल्स यूज करते हैं ना, जितनी केमिकल्स अंदर जाते हैं ब्रेन में, उसका ना एक पॉइंट है, वो केमिकल्स क्या करता है अंदर जाके, अपनी बात को मनवाने पे तुला होता है। इवन जो लोग एक्सेसिव कॉफी लेते हैं, एक्सेसिव एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, भांग लेते हैं या कोई और केमिकल्स लेते हैं, उनका एक ना स्पेशल एक फीचर है, वो अपनी बात मनवाने पे तुले होते हैं हर हाल। वो अपनी बात मनवाने पे तुले होते हैं, फैमिली अपनी बात मनवाने पे तुली होती है, तो उनको तो बात मनवानी आती ही, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर आगी हुई है हमारे लव्ड वन के। अब बाउंड्रीज आपने सेट करनी है। वो जो बात मनवाने पे तुले होते हैं, आपकी एक असर्टिव नो, नो इज ए कंप्लीट सेंटेंस। नो अगर आपने कह दिया असर्टिवली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो करनी आनी चाहिए। सो टफ लव आपने सीखना है। सो हमारा मेगा बिलीफ हमेशा क्या कहते हैं कि पेशेंट की इच्छाएं पूरी करके, जो वो कह रहा है उसके काम करके, उसके लिए एक्सक्यूज बना के हम उसको ठीक कर लेंगे। डज इट वर्क? तो इसका मतलब इनेबलिंग, आज तक हम क्या सोचते आए थे कि जैसा मेरा पेशेंट चाहेगा उसको खुश करके, उसकी सारी चीज़ें फुलफिल करके, उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करके, बेस्ट ऑफ बेस्ट भी अगर मैं उनको ला दूं, वो ठीक हुआ नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि ये डिबंकन हो गया आज कि ये बिलीफ, जो मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम बैठा था कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी करके उसको ठीक कर लूंगी, नहीं हुआ। दूसरा, क्योंकि एक एंड पे अगर इनेबलिंग है तो दूसरे एंड पे क्या होगी? प्रोवोकिंग। क्या आपका गुस्सा, क्या आपकी जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं, क्रिटिसिज्म उसको ठीक कर पाया? तो इसका मतलब हमारा जो बिलीफ सिस्टम हमें क्या कह रहा था कि शायद बेइज्जती प्रोग्राम करके, या ओवर लाड प्यार करके, पैम्परिंग करके मैं ठीक कर लूंगी, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो मैम ने एक्सप्लेन किया कि क्या होगा, मेगा बिलीफ आज क्या होगा, बीमारी को क्या चाहिए, ना इनेबलिंग चाहिए, ना प्रोवोकिंग चाहिए, बीमारी को ठीक करने के लिए टफ लव चाहिए, और जिसमें टफ लव में असर्ट करनी पड़ेंगी बाउंड्रीज। टफ लव मीन्स कि आप उसके लिए वो फैसले कर रहे हो जिसमें उसकी बेटरमेंट हो। उसकी आप वो नहीं देखते हो कि इसकी इमोशनल नीड्स क्या है, उसको खुश करने में नहीं लगे। यहाँ पे फैसले कहाँ पे कर रहे हो? उसकी लाइफ को ठीक करने के लिए।
वो चाहे उसके लिए उसको उस टाइम पे लगे कि नहीं मैं डिसअप्रूव करता हूँ, बट आप तो बड़ी पिक्चर देख रहे हो कि उसमें उसका फायदा है। सो दैट्स टफ लव। आपने एम्पावर करना है अपने लव्ड वन को, एम्पावरमेंट देनी है, मतलब उसके अंदर पावर नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है कि बाहर जाके अपने आप को मैनेज कर सके। वो सारी एम्पावरमेंट आपने देनी है उसको, एक सपोर्ट करके, एक ना करके और एक लॉजिकल ना करके। व्हाई वी आर सेइंग नो फॉर दिस। जो जो हमारे रेड स्टैंड्स हैं कि बाहर नहीं जाना, गाड़ी नहीं चलानी, पैसे नहीं रखने, फोन नहीं करना, ये सब चीजों के लिए अगर आप ना कर पाए तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर हम ना नहीं कर पाए तो हम वहीं पे खड़े हैं। फिर हम आए इसीलिए थे क्योंकि उसकी मर्जी बीमार थी। हमारे पेशेंट की मर्जी बीमार होती है, वो अपनी मर्जी कराना चाहता है, तो जब हमने फिर से उसकी मन मर्जियां माननी शुरू कर दी तो वो टफ लव नहीं रहा, वो असर्टिवनेस नहीं रही। हमें टफ लव करने की एक आर्ट है जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगी, हमारे कहने से नहीं आ जानी। हमने कह दिया टफ लव, आपने कह दिया मैम हमने बड़ी कोशिश की थी घर जाके, इन्होंने नहीं सुनी गल, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੈਗੇ ਸੀ। तो देन यू हैव टू गिव द कॉन्सिक्वेंस, यू हैव टू गिव द कॉन्सिक्वेंस कि सिर्फ नशा नहीं, अगर आपका बिहेवियर भी आता है, जो हमने बाउंड्री सेट करी है, अगर आप वो तोड़ते हैं, यू हैव टू अगेन गो फॉर द ट्रीटमेंट, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारी बीमारी अनट्रीटेड रह गई है और हमने अनट्रीटेड नहीं छोड़नी है। ये जो हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं ना कि ये बस गया 100 दिन के लिए, अब नवा नकोर आके आ जाएगा वापस, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है। सो कमिंग नेक्स्ट इज कैरेक्टर एसेट्स वर्सेस कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो हम जब एज अ फैमिली ट्रीटमेंट प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, हमारा फोकस होता है कि सिर्फ उसका सब्सटेंस, ये शराब छूट जाए, चिट्टा छूट जाए, ओपियम छूट जाए, सिर्फ और सिर्फ हम इसी चीज़ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें यही आपने बताया कि उनका बहुत क्वांटिटी बढ़ गई। सो जब हम इस तरह से बिलीफ सिस्टम से आते हैं, जब हॉस्पिटल में प्री एडमिशन के टाइम पे, तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कह रहा होता है कि अब नशा छूट जाएगा, बंद हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। Whereas the actual जो राइट मेगा बिलीफ है वो कहता है कि सब्सटेंस एक साइड पे, दूसरी साइड पे क्या है उसके एडिक्टिव बिहेवियर्स, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ होता है, नशा छूट जाए। बट एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या है, सब्सटेंस के साथ उसके कैरेक्टर डिफेक्ट्स, उसके अनहेल्दी बिहेवियर्स, उसके वो इम्परफेक्शंस, वो फ्लॉज, अगर उनके ऊपर काम नहीं हुआ तो वापस क्रीपिन उसी रास्ते से नशा वापस आएगा। सो कैरेक्टर एसेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि जब तक डिफेक्ट्स एसेट्स में नहीं बदलेंगे, आपका फोकस अगर शिफ्ट नहीं हुआ सब्सटेंस से लेकर कैरेक्टर एसेट्स की तरफ, तब तक पेशेंट सोबर नहीं होगा, रिकवरी के पाथ पे नहीं चलेगा। सो कैरेक्टर एसेट्स जो होते हैं वो आपके वर्च्यूज होते हैं, आपके गुण होते हैं। कैरेक्टर एसेट होते हैं हमारे अंदर जो गुण है, और कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारे अंदर अवगुण है। यहाँ पे बात हो रही है जो हमारे मेगा बिलीफ सिस्टम्स हैं। कैरेक्टर एसेट्स में हमने कुछ कैरेक्टर एसेट्स में 14 करे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले है पेशेंस, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, सिरेनिटी, सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, रिस्पॉन्सिव एंड फ्लेक्सिबल। इसका मैं बता दूं, एक्चुअली ना चाहते हुए भी फैमिलीज में भी कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर एसेट है वो है पेशेंस, इसका उल्टा है इम्पेशेंस। हमारे में इम्पेशेंस होती है, अगर हमारे लव्ड वन में इम्पेशेंस है ना, तो हमारे अंदर भी इम्पेशेंस है, ना चाहते हुए भी हमें भी है जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए ये काम। हम भी होते हैं मैम कितना टाइम लगेगा, 1 महीना हो गया चेंज नहीं आया। तो उस कैरेक्टर डिफेक्ट को हमने चेंज करना है पेशेंस लाके, और वो पेशेंस आएगी बैठ के, सुन के, समझ के, सारी चीजों को धीरे धीरे वो पेशेंस आएगी। अगर हम चाहते हैं ना हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके कैरेक्टर डिफेक्ट्स ठीक हो जाएं, तो पहले हम अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। क्या हम में इम्पेशेंस है, किस किस में इम्पेशेंस है, कौन आइडेंटिफाई करता है, राइट।
तो इम्पेशेंस को पेशेंस में कैसे लेके आएंगे? कोई एक मुझे बताएगा क्या हम करेंगे कि पेशेंस आ जाए? सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है उसके लिए? पॉज लेना, राइट। और उस बात को टालना, बात को टाल देना, पोस्टपोन करना, डिले करना, पॉज लेना। सबसे पहली चीज मैं बताऊंगी इन सबके लिए आइडेंटिफाई करना। कंट्रोलिंग बिहेवियर किसके अंदर है? कंट्रोल करना। अच्छा, एनीबडी एल्स कंट्रोल करना? मेरे हिसाब से मेरे मोस्टली होता है वो तो हम बैठ के सीख गए ऐसा हैं ना। नहीं है, हम सब में है, हम सब में। एज अ पेरेंट अगर हम देखें तो वो तो हम में पहले से ही आया हुआ है, वो हमारा वर्च्यू है एज अ पेरेंट शुरू से ही। टीचर्स में बहुत होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर, पेरेंट्स में बहुत होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर को हम कैसे शिफ्ट करेंगे, उसको एसेट कैसे बनाएंगे? एक लाइफ स्किल बड़ी काम आती है, हिंट दे देते हैं, गैस तो कर दिया करिए आप लोग। फ्लेक्सिबिलिटी। मैं हमेशा बताती हूँ कि एक नदी और एक तालाब, किसका पानी साफ होएगा? नदी। सबको पता है, मेरे बच्चों को तो सबको पता है नदी का, क्योंकि वो बहती रहती है, फ्लेक्सिबल है, उसने अपना रास्ता निकाल देना है। तालाब एक ही जगह पे खड़ा है, उसके अंदर आप जो भी इम्प्योरिटीज डालेंगे वो वहां पे इकट्ठा होता रहेगा, गंदा होता रहेगा, उसका पानी आप यूज भी नहीं कर सकते। सो हमें लाइफ जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। जरूरी नहीं है पकड़ के रखना है, कंट्रोल करके रखना है, उसको हम चेंज करेंगे। एंड एक लास्ट वन और हमने किया था मैम, इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिव जो अभी अर्ज आती है उस पर फटाफट एक्ट ऑन कर दो। मतलब जो सोच आई, सोचना नहीं है, मतलब ना दाएं देखना ना बाएं देखना, बस डू इट इमीडिएटली, अभी हुने ऐसी वेले यह चीज होनी चाहिए। दैट इज इम्पल्सिविटी। और इम्पल्सिविटी में हम नफा नुकसान कभी भी नहीं देखते, कभी भी नहीं। इसके लिए इसको एसेट बनाना है अगर हमने, तो वी हैव टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल। थिंक, सोच समझ के पहले सोचेंगे कि इसका आगे जाके क्या नुकसान होने वाला है। हमारे 7 हैबिट्स में ये हैबिट है कि पहले हम सोचें फिर हम कोई काम करें। एंड द लास्ट वन इज बाउंड्रीज, जिसकी हमने अभी पहले बात की है कि हमारी बाउंड्रीज हम क्रॉस कर देते हैं, दैट इज आवर करेक्टर डिफेक्ट। ये सारे करेक्टर डिफेक्ट हमारे लव्ड वंस में भी है। अब हम कहते हैं कि ये लोग ठीक हो जाएं, इनकी बीमारी ठीक हो जाए, ये एडिक्शन से निकल आए, लेकिन ये जब तक करेक्टर डिफेक्ट साथ रहेंगे तब तक नहीं ठीक हो पाएंगे। लेकिन ये सारे करेक्टर डिफेक्ट्स क्या हम लोग अपने अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आप में से किस किस ने ये सारे करेक्टर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, प्लीज बताएंगे जी। एंड उसका अब हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। हमने ये सोल्यूशन लिखा है, एसेट्स लिखे हैं सारे, यू कैन नोट इट डाउन। पेशेंस लेके आएंगे, ह्यूमिलिटी मतलब बीइंग हम्बल, देन सेरेनिटी, अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होएंगे, रिस्पॉन्सिव होएंगे और फ्लेक्सिबल होएंगे लाइफ में। सो हमने कहा था आइडेंटिफाइड पेशेंट एंड अनआइडेंटिफाइड पेशेंट। तो आइडेंटिफाइड पेशेंट में सब्सटेंस के साथ जो उसका लॉस ऑफ कंट्रोल है, उसके साथ उसके हैं एडिक्टिव बिहेवियर्स, करेक्टर डिफेक्ट्स। तो जो हम अनआइडेंटिफाइड पेशेंट्स बैठे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी क्या है? करेक्टर डिफेक्ट्स। हमारा भी लॉस ऑफ कंट्रोल है, हमारे अंदर भी ऑब्सेशन चलता रहता है अपने लव्ड वन को लेके, तो हमारे अंदर भी उतने ही करेक्टर डिफेक्ट्स हैं। ये सारी फैमिलीज को ना ये लगता रहता है कि ये ना हर बारी ना हमें ऐसे उंगली कर देते हैं, हमें पिन पॉइंट कर देते हैं, ए तुसी भी बीमार हो। विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, हम ये नहीं कह रहे कि आप बीमार हो, हम ये कह रहे हैं कि आपके अंदर भी बेचैनी है, आपके अंदर भी स्ट्रेसर्स हैं जो नॉर्मल है, जो नेचुरल है। ये तो एडिक्शन आ गई है लाइफ में। अगर किसी के घर में कैंसर आ जाता है बीमारी में, या कोई और ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई ट्यूमर आ जाता है, ऑल फैमिली मेंबर्स गेट अफेक्टेड। होते हैं अफेक्टेड कि नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो हम नशे की बीमारी में भी उतने ही अफेक्टेड है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो एडिक्शन है ये एक पेशेंट की डिजीज नहीं है, दिस इज फैमिली डिजीज। पूरी फैमिली इन्फ्लुएंस होती है उससे। तो
तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम खुद अनआइडेंटिफाइड है, हमारे अंदर भी कुछ चीजें चल रही हैं, वो एक तूफान जो है ना वो हमारे अंदर भी चल रहा है। जब तक हम उस तूफान को शांत नहीं करेंगे हम शायद अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स हम जल्दी से करेंगे, कंफर्ट वर्सेस डिस्कम्फर्ट। तो क्या डिस्कम्फर्ट के बिना लाइफ में हम ग्रो कर सकते हैं? विदाउट अ लेबर पेन मदर कैन गिव बर्थ। एक जो वो कैटरपिलर होता है उसको भी अपने विंग्स को स्ट्रेंथ देने के लिए पेन में से गुजरना पड़ता है। बर्ड्स हैं, जब उनको फ्लाई अवे करनी है, अपने विंग्स को स्ट्रेंथ देनी है, उनको भी खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है। सो लाइफ में डिस्कम्फर्ट पेन इनएविटेबल है। और अगर हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल कुशन करके, बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टिव करके हम उनको लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार कर पाएंगे? जो हमने उनको कदम कदम पे प्रोटेक्शन दिया है, ओवर केयर किया है, क्या आपने उनको रेडी किया है कि चैलेंजेस के लिए वीक तैयार कर दिया? सो दैट मीन्स कि लाइफ में डिस्कम्फर्ट हिस्सा है ग्रोथ का। तो मेगा बिलीफ कहते हैं कि लाइफ में थोड़ी बहुत ही पेन आती है, बेयर दैट पेन, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही हमें एलिवेट करती हैं, प्रॉब्लम्स ही हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने में मजबूर करती हैं। तो जब हम ओवर चीज़ें बिल्कुल एक कंफर्टेबल शेल देंगे अपने लव्ड वन को, वो अपनी लाइफ में क्राइसिस और चैलेंजेस को डील नहीं कर पाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये जो जर्नी है रिकवरी के प्रोसेस की, इट इज़ डिस्कम्फर्टिंग। तो ये मत आप सोचिए कि हम यहाँ पे छोड़ आए हैं और इनको हम बिल्कुल सब कुछ मतलब लग्जरीज दे देंगे, ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लाइफ में जब आप एक सब्सटेंस आपसे लिया जा रहा है, आपको अपनी जर्नी को वापस रिट्रोस्पेक्टिवली चेक करना है, इट गिव्स लॉट ऑफ पेन। उनको उस प्रोसेस से गुजरने दीजिए, उस पेन से वो स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके आएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा मेगा बिलीफ ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ मैं उनको कंफर्टिंग वे में प्रेजेंट कर दूँ। लाइफ में थोड़ी पेन आ रही है, डिस्कम्फर्ट आ रही है, आने दीजिए। बच्चा साइकिल चलाता है, गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? अगर आपने रोक दिया उसको कि हाय चोट लग गई, तो क्या वो साइकिल आगे सीख पाएगा? तो सेम इज विद देम। जब आपके घरों में लाइट चले जाती है आजकल गर्मी में, बच्चे क्या करते हैं, कोई बताएगा? हाय तौबा। हम मदर्स क्या, आजकल तो इन्वर्टर्स हैं, चलो ठीक है, पुराने जमाने में तो पंखियां बाहर सब जलना शुरू हो जाते थे, राइट? हम फटाफट से कंफर्ट देना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बीइंग पेरेंट्स, बीइंग फैमिली मेंबर, हमने इतना कुशन किया हुआ है कि हम भी उनको डिस्कम्फर्ट नहीं देते हैं। अभी ये जो उनको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, स्टेइंग इन द रिहैब, स्टेइंग इन द ट्रीटमेंट, ये वाला डिस्कम्फर्ट उनकी सारी जिंदगी में काम आने वाला है। पर हम क्या करते हैं, हम उनकी बात सुनना शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें लगता है कि नहीं बेचारा बड़ा ही डिस्कम्फर्ट है, ਉਹਦੇ मतलब ਦੀ रोटी नहीं मिलती पी, चोपड़ी रोटी नहीं मिलती पी, सुक्के फुलके मिलते पे है, ਉਹਨੂੰ अंडे नहीं मिलते पे, ਉਹਨੂੰ जूस नहीं मिलता पे, ਉਹਨੂੰ फ्रूट नहीं मिलता पे। When the patient was into addiction, तब थोड़ी ना हम उनको दे रहे थे सारा कुछ, तब तो वो लेट आ रहे थे घर पे, इतनी लेट आ रहे थे, तब भी हम देख ही नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें देखना है, देना है, ताकि चीजें बेटर हो सके। और इसमें ना ये सेल्फिशनेस नहीं हो जाती आपकी तरफ से। अगर आपने गाड़ी की चाबी ले ली है, अगर आपने पैसे ले लिए हैं, अगर आप उनको अकेले नहीं जाने दे रहे और वो गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि ये बीमारी का पार्ट है। उनके अंदर हलचल चल रही है, उनके अंदर कोई क्रेविंग्स चल रही हैं जिसकी वजह से उनकी इरिटेबिलिटी आ रही है, तो वो बाउंड्रीज हमने तोड़नी नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज fulfilling demands versus focusing brain chemistry. फुलफिलिंग ईच एंड एवरी डिमांड। मैं यहाँ से 100 दिन का प्रोग्राम करके जाऊंगा, फोन ले देना, बड़ी गाड़ी ले देना, आईफोन लेके देना मुझे बाहर जाते ही, पहले आ जाता है आईफोन, दूसरी चीज आती है वो कार बदल ली है अपनी, पुरानी हो गई है, मैं कर लांगा जिवें तुसी कहोगे हो, मैं कर लांगा ना, पर जांदिया नवी कार लेनी जे। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, फिर मेरा बाहर दा वीजा लगवाना जे, पहले मैं कैनेडा जाना जे, मैं आस्ट्रेलिया जाना जे, जांदिया ही मेरा वीजा लगना चाहिए,
ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ 100 दिन पूरे कर लिए। सो ईच एंड एवरी डिमांड जो हम फुलफिल करते हैं उनकी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारा और फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री में। अगर सिर्फ डिमांड्स पूरी करके, फ़ोन लेके, बाहर के वीज़े लगवा के, नया बिजनेस खुलवा के, नई गाड़ी लेके, नया घर लेके बीमारी ठीक होती तो ये बेस्ट सोल्यूशन होता। हम आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते, बाय न्यू जॉर्डन्स फॉर हिम, ही विल बी ऑन द राइट पाथ। इजी था ना लिखना, बट ऐसा नहीं है। द ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन नॉट फुलफिलिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ द पेशेंट, बट इट फोकसेस ऑन कि दिक्कत कहाँ पे है, उस इंजन पे काम करें, उस फैक्ट्री, ये लैब पे काम करें। ब्रेन केमिस्ट्री, दिस ब्रेन इज एक्चुअली अ केमिस्ट्री लैब, जहाँ पे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस अंदर में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस केमिस्ट्री लैब में इम्बैलेंस होने के कारण आज लाइफ ऐसी हुई है। हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस उनकी ब्रेन केमिस्ट्री पे है, रादर देन कि हम जोमेटो, स्विगी, जहाँ आपको बोले मिंत्रा से कपड़े मंगवा दें, नहीं है। हम हमेशा कहते हैं यू नीड टू अर्न फॉर इट। अर्न फॉर इट का मतलब है हम अपनी रिकवरी करें, पहले हम अपनी रिकवरी दिखाएं। जो हमने 2 से 2.5 साल का टाइम दिया हुआ है, अगर वो हम करते हैं, देन वी कैन अर्न, वी आर एलिजिबल टू हैव स्मॉल थिंग्स। जी मैम। मैम मेरी एक क्वेरी है कि अभी जैसे मेरा पेशेंट 1 साल से ऊपर रिकवरी में है, तो उसका क्रेविंग्स तो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको पता है, पर बीच बीच में पहले भी था उसका फास्ट फूड का भी। तब रिसेंटली जैसे परसों मैं बाहर गई हुई थी, मैं और मेरी डॉटर, तो दिल्ली जाके हमने सेम डे वापस आई, तो वो खुद मीटिंग में आया, वापसी में उसने कुछ जो घर का सामान लेना था, साथ में ना उसने मैगी ले ली। तो जब हम वापस आए ना, तो बेटी ने आते ही कहा कि अच्छा ये मैगी कैसे आ गई है, क्योंकि वो उसका एक वीक पॉइंट है। तो मेरा ये था कि हमने एकदम से काउंटर नहीं किया, उसने अपनी सफाई पेश की कि पिछले 2 महीने से देखो मैंने मैगी नहीं खाई है। हमने कहा ठीक है, अब वो वहाँ पड़ी है, तो अब हम उसको ऐसे कर रहे हैं कि उसको डिले कर रहे हैं कि हम खानी नहीं है हमने अभी। कहने का मतलब कि मुझे लगता है कि हम बहुत छोटी छोटी विशेष कार्य मारती हैं, तो उसको हमको दबाना है कि नहीं दबाना, ये मैंने मेरा आपको query है। बोला है यू नीड टू अर्न फॉर इट। देखिए, हम्म, टू मच कंट्रोलिंग भी नहीं करनी है हमने, ठीक है। अगर 2 महीने हो गए हैं, वी हैव टू सी हिज हेल्थ, उसका लिवर स्टेटस या जो भी है, बट आप देखिए वो माइक्रो चेंज क्या लेके आ रहा है, उसकी माइक्रो चेंज क्या है, उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया, अगर किया है देन इट इज अ टोकन फॉर हिम, यू हैव टू गिव हिम एज अ टोकन। बट अगर वो खुद का जा नहीं रहा, वो डिले कर रहा है अपने स्टडीज को, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कर रहा है, देन यू हैव टू गिव द लॉजिकल रीजनिंग। बेटा इट्स नॉट अबाउट ईटिंग, इट्स नॉट अबाउट दिस थिंग, इट्स अबाउट द लाइज। तुम बता के लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारे साथ जाके लेके आते हैं, पर हम देखें कि जो हमारी बीमारी का पार्ट है, जो हमारी पढ़ाई वाला पार्ट था, उसमें हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कर रहे हैं कि मुझे आज फील्ड में नहीं जाना, बट हम मैगी लेने जा रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। तो छोटी छोटी माइक्रो चेंजेस, जो पॉजिटिव करते हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो नेगेटिव करते हैं उसका हम उसको आंसर देंगे, ताकि चीजें बेटर हो सके। हाउ यू कम्युनिकेट द थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, वही बात आप कैसे करते हो मैगी को लेके, वो बताएगा आपकी रिकवरी कितनी को प्रोग्राम में स्ट्रेंथन हुई। चलिए नेक्स्ट इज पेशेंट्स विशेस वर्सेस ट्रीटमेंट प्लान। हमारी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम ट्रीटमेंट पेशेंट की विश के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे लव्ड वंस भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं, 100 डेज तो कर लिए किसी ना किसी तरीके से। जिस दिन हम लेके आए, हमारी फैमिली की बिल यहाँ है, जैसे ही 100 डेज होते हैं फैमिली की बिल नीचे चले जाती है। जैसे ही हमारा पेशेंट घर को जाता है, तो हम पेशेंट की विश के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। फॉलो अप नहीं करना मैंने, मेरा दिल नहीं लगता वहां जाके मुझे घुटन होती है। आप रह के देख लो, आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में रह के देखो, आपको पता लगेगा। तो इसका आंसर ये है कि हमने लव्ड वन को 2.5 साल लगातार दाखिल नहीं रखना है, हमने 2.5 साल लगातार जोड़ के रखना है। फॉलो अप का अपना इम्पोर्टेंस है,
अपनी एक वैल्यू है, जब वो एकदम से खुले उसमें जाता है। आज मुझे एक कॉल आई है सुबह मॉर्निंग में, और मुझे कॉल आई है, हमारे लव्ड वन गए थे यहाँ से और उनके घर से कॉल आई है, मैम मैं कॉल कर रही हूँ आपको, ये ना आज मॉर्निंग में उठ के दवाई नहीं ले रहे हैं, इन्होंने दवाई नहीं ली है और ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं कहा आपको पता है कल बारिश हो रही थी? कहते हाँ जी। मैं कहा तो फिर अगर बारिश हो रही थी तो क्या हो रहा सोचो अंदर से। उनको अंदर से क्रेविंग्स आ रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उनकी जो इमोशंस आ रही हैं, वो जो उनकी इरिटेबिलिटी आ रही है, अंदर से उनको क्रेविंग्स हो रही है। बता वो इसलिए नहीं रहे, बताऊंगा तो ये मुझे छोड़ आएंगे जाके। एक बात मैं बता दूं सबके लिए, छोड़ना नहीं है हमने फेंकना नहीं है रिहैब में, हमने एक सोल्यूशन ढूंढना है। अगर क्रेविंग्स आ रही हैं, कुछ आ रहा है, तो मैंने उनको बताया फिर कि आप उनको उनकी पसंद का कोई शेक, कोई ठंडी लस्सी या कुछ ऐसी चीज दो और फिर धीरे धीरे उनसे बात करो या मेरी बात करवाओ उनसे, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड। कई बारी ना पेशेंट को ही नहीं पता होता मेरे अंदर क्या हो रहा है, खिंच आ रही है, गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। वो एसोसिएशन इतनी जबरदस्त बनी होती है हमारी वेदर के साथ और वीकेंड्स के साथ। सैटरडे था, वीकेंड पे वो अल्कोहल पीते होते थे, तो वो इतनी एसोसिएशंस बनी होती है ना जो हमें कहीं ना कहीं तंग कर देती हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। कॉल एक्चुअली मैंने ही किया था पूछने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से उनकी कॉल नहीं आई थी, नहीं तो फॉलो अप में जो वो गए हैं तो रोज कॉल आ रही थी। तो उठते ही मैंने पहले आज कॉल किया, मैं कहा इनकी कॉल नहीं आ रही 2-3 दिन। कहते आज ना साहब दा मूड थोड़ा खराब है, वो कहते मैं दवाई भी नहीं खानी तो मैं नाश्ता भी नहीं करना। मैं कहा चलो फिर आप समझो मूड खराब क्यों है, क्योंकि वेदर है, वीकेंड है, तो आपको समझना है इस चीज को। ये छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम, और फिर पेशेंट क्या कहता है, अब नहीं मैं जाऊंगा फॉलो अप में, अब मेरी दवाई आप ले आओ जाके, दवाई यूं खानी है मैं घर बैठ के खा लांगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखनी है, उसका मूड, उसका थॉट, उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्या चल रहा है अंदर से। ये जो हम बार बार थ्रेट देते हैं ना अपने लव्ड वंस को कि अगर तुमने वीक एक्शन किया तुमको वहां पे फेंक आएंगे, तुमको वहां पे सुट आएंगे, दैट इज रॉन्ग। दैट इज रियली अ बैरियर टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, क्योंकि दिस इज नॉट अ सेंटर, दिस इज अ ट्रीटमेंट प्लेस, ट्रीटमेंट सेंटर। नॉर्मल ये वाले जो हम ये जो थ्रेट देते हैं ना, ਹੁਣ पी जरा तेन दसांगे फिर आ गई है साढ़े को एक जगह, सो दैट मीन्स आप तो उनका एवर्जन डेवलप कर रहे हो यहाँ पे इस जगह से। सो आपको तो कहना चाहिए कोई बात नहीं, वीक एक्शन होगा, लेट्स सीक हेल्प, लेट्स गो और अपनी ट्रीटमेंट को वापस रिकंसिडर करें। ये जो थ्रेट लाके हर्मिटेज के लिए जो हेटरेट आप लोग जनरेट करते हो, वो कहीं ना कहीं आपने कंडीशनिंग की होती है, क्योंकि आपकी बातचीत में यही झलक रहा होता है, पियोगे तो तुहानू उत्थे सुट आवांगे। दिस इज हाउ हमारे पेशेंट्स कहते हैं मैम फैमिली फिर सुट गई। ये सुट गई उसकी कंडीशनिंग कहाँ से हुई, क्योंकि ये घर पे ये लैंग्वेज यूज हो रही थी कि ये जो ट्रीटमेंट सेंटर है, ये जो रिहैब है, आप उसको क्या यूज कर रहे हो। जैसे बच्चों को कहते हैं ना गलत एक्शन का स्टोर रूम में बंद कर दूंगा, ये आप ये दिखा रहे हो अपने लव्ड वन को यहाँ पे थ्रेट हम एज ए देके। फैमिली ना थक गए हैं पेशेंट के साथ डील कर करके, हम वो मजदूरी कर करके थक गए हैं, इसलिए हमने भी मजदूर ले लिए। अब ये हमारी जो टीम है ना वो भी मजदूरी कर रही है आपके साथ। ये जो पॉइंट कर रहे हैं ना हम, पेशेंट विशेस वर्सेस ट्रीटमेंट प्लान, तो ये हम पेशेंट के साथ मजदूर बने हुए थे, उनके अकॉर्डिंगली कर रहे थे। अब हम थक गए, हम सोच रहे हैं और मजदूर ले रहे हैं। और कई बार पता क्या होता है, ऐसी ऐसी बात पे फैमिलीज कॉल करती है, मैडम तुसी कह दो एक बारी, तुसी कर दो। नो, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। असर्टिवनेस का मतलब है आपने असर्टिव होना है। कई बार छोटी सी बात के लिए कॉल आएगी कि मैम आप कॉल कर दो, आप बोल दो पेशेंट को। नहीं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, खुद समझना है। हम आपके साथ हैं हर जगह पे, और ये एक तसीहे देने वाली जगह नहीं है। दिस इज अ प्लेस where we give love, care, respect and time to our patients. हम अपना वैल्यूएबल टाइम देते हैं इनको समझते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इन एंड आउट समझते हैं, क्या उनके थॉट्स चल रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट बिकॉज वी आर गेटिंग लेट, मैक्रो चेंजेस वर्सेस माइक्रो चेंजेस। So this question is for you.
आप जी बताइए कि मैक्रो चेंज बड़े बड़े चेंजेस में आप बिलीव करते हैं कि माइक्रो चेंजेस छोटे छोटे? एवरीबडी हैज टू गिव अपना ओपिनियन ਇੱਥੇ ਹੁਣ एनीबडी जिन्हों लगे कि लगे माइक्रो एने टिड्डी दल वाले मैं ਤੇ मतलब ਜੀ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮਾइक्रो कोई नहीं चाहते ਅਸੀਂ मैक्रो चाहते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਾ चलो अब हम बैठ के सीख गए हैं डेफिनेटली विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट पर जब हम आते हैं ना तो ये दिमाग में होता है 100 दिन में पता नहीं क्या बदल के आ जाना है संत बना के भेज देना हमने इनको साऊ साऊ मेरे एक साऊ जी भी है यहाँ पे वैसे साऊ बना के भेज देना है कि पता नहीं कितना ही शरीफ बंदा बना के भेज देना है भाई शरीफ तो वो ऑलरेडी है अच्छे इंसान वो ऑलरेडी है उनपे एक परत जमी हुई है नशे की तो आपको ये बता दे मैक्रो चेंज कोई नहीं जी आना मैक्रो चेंज कुछ भी नहीं होता माइक्रो चेंजेस आने हैं जो कि आप सबको रिस्पेक्ट करनी है उन माइक्रो चेंजेस की आपने उनको अप्रिशिएट करना है फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स आप सबके लव्ड वंस पहले दिन गुस्से में थे टिक के नहीं बैठते थे बेचैनी होती थी इम्पल्सिविटी होती थी बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग होते थे वो सारे धीरे 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 बेटर होने शुरू हो गए हैं वो बैठना शुरू हो गए हैं वो सुनना शुरू हो गए हैं देखो 4 चीजें करनी है इन्होंने वो इनके सामने बोल रही हूँ एंगर थ्रेटनिंग बिहेवियर बार्गेनिंग ये करनी है और फिर प्लीडिंग फिर कुछ नहीं बनना तो कहना है बस मेरा दिल नहीं लगता पिया फिर एक कॉल आती है ना फ्राइडे को मेरा दिल नहीं लगता पिया बच्चों के बिना मैंने मिला दो प्लीज किसने कल किसको कॉल आई है कल मेरा दिल नहीं लग रहा हाथ खड़ा करेंगे किसको कॉल आई है बच्चों के बिना दिल नहीं लग रहा मुझे पता है इसीलिए पूछ रही हूँ मैं कि मेरा दिल नहीं लग रहा बच्चों के बिना भाई हम समझे हॉस्पिटल में किसी का दिल नहीं लगता किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं यहाँ हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हैं और चेंज के लिए आए हैं एंड जब हम चेंज की बात करते हैं तो आप बिल्कुल देखो कि बेबी स्टेप्स देखने हैं लाइफ की आप देखो कि नेचर में भी रात दिन से बदलती है कुछ घंटे लगती है तो इसका मतलब यहाँ पे भी टाइम लगेगा सेकेंडली जब हम लाइफ में ट्रांजिशन इन्फेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहे होते हैं तो नेक होल्ड करना फिर बैठना फिर क्रॉल करना फिर चलना ये छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस को हमने चेरिश किया है सिमिलरली जब हम रिकवरी के प्रोसेस में आएंगे तो छोटे छोटे चेंजेस को ही आपने चेरिश करना है कि आज ये नहाए आज ये हमारे साथ बैठ पाए ये खाना खा पाए नॉट दैट माइक्रो चेंजेस की हुन वड्डे काम वड्डियां गल्लां वड्डे बिजनेस एंड ये सब कुछ समेट लेंगे ये नहीं होता बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस आपको उनको बिल्कुल उनके साथ सेलिब्रेट करने हैं वो छोटी छोटी स्मॉल विंस को आपने अप्रिशिएट करना है नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि अब बंदा बदल के बिल्कुल आ जाए सो दिस 100 डेज का प्रोग्राम ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे लेके आइए कि माइक्रो चेंजेस ही सब्सटैंशियल होंगे अगर आप कह रहे हैं मैक्रो तो वही होगा सडन राइज सडन फॉल जो छोटे छोटे चेंज आएंगे वो ही कंसिस्टेंट होंगे लाइफ लॉन्ग चलेंगे सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि यहाँ 100 डेज के प्रोग्राम के बाद कहीं आप ये मत सोचना कि एवरीथिंग बिल्कुल ये बदल के अब आ जाएंगे दे आर गोइंग टू टेक टाइम हमने बात की ना अपने बिहेवियर्स को बदलने के लिए रोज कैरेक्टर डिफेक्ट्स अपने आते हैं सामने उनको चेंज करने में टाइम लगता है किसी भी फैमिली का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कम फॉरवर्ड नहीं तो हम आज की मीटिंग ओवर करते हैं जी श्योर सिर्फ एक ही मैम क्वेश्चन पूछते हैं नहीं मैं अपनी एक शेयरिंग करना चाहती हूँ माइक्रो चेंजेस के लिए अभी मैंने बात भी की थी कि जैसे पहले हमारा पेशेंट बिल्कुल डिसकनेक्टेड था इमोशनली बिल्कुल फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं था ना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ में ना अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ में अब हमें वो माइक्रो चेंज इतना अच्छा लगता है क्योंकि 4 बजे हमारा यूजुअली घर पहुंचने का टाइम होता है तो अगर हमें 4:15 भी हो जाते हैं तो हमें पता है कि उसी का फ़ोन आना है और उसने कहना क्या बात है मम्मी पापा आप कहाँ रह गए हो आए नहीं अभी तक That's really appreciable, दैट इज और हम अप्रिशिएट करते हैं उसको जाके कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारा ये फोन हमें आता है Very nice. सो मैं कहूंगी ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना वो दिल को बहुत खुशी देती हैं हमारी ना कनेक्टिविटी टूट जाती है बिकॉज ऑफ आवर डिजीज
धीरे धीरे हम दोबारा कनेक्शन में आते हैं। हाँ जी मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी मैम, मैं हेयर एंड नाउ को वाला पॉइंट मैं सोच रही हूँ, थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। हेयर एंड नाउ, हाँ जी। हेयर एंड नाउ का मतलब है हेयर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। हेयर एंड नाउ का मतलब है अब इस टाइम पे मेरे लिए क्या जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप किचन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देख रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, और बीच में कोई थॉट आ गया, कोई पॉपअप थॉट आ गया बीच में, तो आपने अपने आप से पूछना है हेयर एंड नाउ में मेरे लिए क्या जरूरी है, हुन इस वेले मेरे वास्ते की जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हैं तो आपको कोई और थॉट आ गई, तो आपको अपने आप को बोलना है इस टाइम पे नेक्स्ट राइट थिंग मेरे लिए, मैं पहले खाना खा लूं, इसके बारे में ठहर के सोचूंगी, अभी ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हियर एंड नाउ इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक और बड़ी पावरफुल टेक्निक है सबके लिए। क्यों? क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं और जो हमारी रूटीन होती है उसमें इंट्रूड कर रहे होते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अगर हम अपने आप को वापस उस पॉइंट पे ले आए जो हम कर रहे हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई। ठीक है जी, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो ਤੁਹਾਡੀ मच। ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ excuse ਬਹੁਤ me, ਖੁਸ਼ madam. ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जी ਬਹੁਤ जी ਖੁਸ਼ जी ਹਾਂ। जी जी ਥੈਂक्स अ लॉट। Can we just relate with this disease with Ravana? I think in everybody, I mean, it is difficult to kill Ravana in a day. So I can say that there can be a micro changes बिल्कुल। which can be brought. सर रावण बुद्धिमान बहुत था, ये बता दूं मैं आपको। नहीं, वो जो उसने वो बुद्धिमान इतना था और वो उसने लॉर्ड शिवा की इतनी पूजा की थी, लेकिन एक चीज लेकिन- मार गई उसको, मैं मार गई, मैं Right? मार गई। वही मैं हमने मारनी है। उसकी अगर मदद- वो मैं हम मार देंगे ना, तो और माइक्रो चेंजेस करेंगे तो चीजें बहुत बेटर हो सकती है। जैसे- इसमें आपकी करेक्टर डिफेक्ट है ना। मेरे जैसे यहाँ पे किसी ने बोला था कि मेरे वर्गा कोई सोचता नहीं, दैट मीन्स टर्मिनल यूनिकनेस, आई एम स्पेशल, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये उसके करेक्टर डिफेक्ट्स की ये थिंकिंग है, तो उसको चेंज करेंगे हम। एंड ग्रेजुअली स्लोली, ये 2 वर्ड्स को ध्यान रखना, टाइम लगना है। कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि ये बिल्कुल अभी ऐसे ठीक हो जाएंगे। क्विक फिक्स नहीं होना लाइफ में। क्विक फिक्स होता है ना, हाथ चिपक जाता है हमारा, हम भी चाहते हैं क्विक फिक्स हो जाए बस। जहां हम क्विक फिक्स में जाएंगे वहां हम फंस जाएंगे। शॉर्ट टर्म फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ बेटर हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जी।